गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का YCT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू किया था नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में। आज हम उसी चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में समय समय पर पूछे ही गए हैं। तब फिर ये क्वेश्चन आपको अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए, आवश्यक रूप से। बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो सफलता मिलेगी नहीं। तो एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कम से कम हर टॉपिक पर आपको 100, 200, 250 क्वेश्चन जितने भी मिले, हर टॉपिक पर, हर लेसन पर आपको इतने क्वेश्चन अवश्य रूप से सॉल्व कर लेने चाहिए। तो हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, सेविंग अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग 4 मेजर सेक्टर इन इंडिया। क्या कह रहे हैं? भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। बचत का उदय होता है कहां से? कह रहे हैं गृहस्थ या फिर हाउस होल्डर लिखा हुआ है। कह रहे प्राइवेट कारपोरेट, निजी निगम क्षेत्र, और तीसरा कह रहे हैं पब्लिक कारपोरेशंस एंड अदर पब्लिक इंटरप्राइजेस, मतलब सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, और चौथा है सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको कूट का उत्तर देते हुए आपको बताना है सही योगदान अवरोही क्रम में इंगित करना है। अवरोही क्रम का मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, बड़े से छोटे क्रम में सबसे ज्यादा किस में होता है और फिर सबसे कम किस क्षेत्र में आपकी बचत होती है। तो मैंने आपको एक नॉर्मल सी मैं आपको एक इकोनॉमिक्स का रूल बताता हूं। इकोनॉमिक्स का एक सामान्य सा फार्मूला है जहां पर लोग कहते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है या तो वो कंजम्पशन में खर्च होगी, या तो व्यक्ति इसका उपभोग करेगा, और या फिर अगर उपभोग नहीं किया तो फिर क्या करेगा? उपभोग नहीं करेगा तो इसकी बचत करेगा, सेविंग करेगा। अब समझिएगा, मैं सरकार की बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरकार की, सरकार के स्तर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट अपना खर्चा और अपना एक प्रकार से इनकम, आय और व्यय मैनेज करने के लिए बजट बनाती है। अब आपको सभी लोगों को पता है कि बजट क्या होता है। बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें सरकार अपने आय और व्यय के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में रखती है। अब समझिएगा, सरकार की मूलतः अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो सरकार की जो इनकम होती है वो हमेशा कम होती है उसके एक्सपेंडिचर से, हमेशा उसके खर्चे से। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है, हमेशा उसके खर्चे से कम होती है। तो मतलब सरकार मैक्सिमम टाइम डेफिसिट में काम करती है, डेफिसिट में काम करती है। ये तो पहला काम हो गया, सरकार डेफिसिट में काम करेगी, मतलब उसकी बचत बिल्कुल कम होगी, बहुत ही कम उसकी बचत होगी। तो अगर हम कहें तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो सरकार होगा। और सबसे ज्यादा बचत कौन करता है भारत में? भारत में सबसे ज्यादा जो बचत करने वाले लोग हैं वो हैं हमारे निजी क्षेत्र के लोग, जो गृहस्थ आप कह सकते हैं इनको, प्राइवेट लोग जो होते हैं, या फिर आप हाउस होल्डर कह सकते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, घरेलू लोग होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो बचत की जाती है वो मध्य वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा की जाती है। सबसे ज्यादा बचत मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा की जाती, क्योंकि ये अपने खर्चों में कटौती करते हैं, और खर्चों में कटौती करने के साथ साथ में क्या करते हैं? भविष्य के लिए बहुत ज्यादा सेविंग करके रखते हैं। आपके घर में, हमारे घर में, हर मिडिल क्लास फैमिली में यह चीज देखने को मिलती है कि अपने उपभोग को कम से कम किया जाए, ताकि भविष्य में अकस्मात रूप से अगर कोई खर्चा उत्पन्न हो जाए तो क्या हो, हमारे पास उसके लिए पैसा हो। तो बचत सबसे ज्यादा जो करता है वो आप कह सकते हैं गृहस्थ लोगों के द्वारा। अब बीच में फिर 2 क्षेत्र बचते हैं, 2 लोग बचते हैं। एक बचता है निजी निगम क्षेत्र और अगला बचता है सार्वजनिक निगम, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या अंडरटेकिंग आप कह लीजिए। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बचत गृहस्थ के बाद जो करता है, गृहस्थ के बाद जो निजी क्षेत्र के उद्यम होते हैं, जो निजी निगम होते हैं, ये सबसे ज्यादा बचत करते हैं गृहस्थ क्षेत्र के बाद। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कूट क्या है? सबसे ज्यादा बचत कौन करता है? तो सबसे ज्यादा जो बचत करते हैं वो गृहस्थ लोग करते हैं, हाउस होल्डर करते हैं। फिर कौन करता है? फिर करते हैं निजी या आप कह लीजिए गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ लोग होते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी गृहस्थ लोग हो गया, और गृहस्थ के बाद कौन करता है, निजी निगम करता है। और निजी निगम के बाद अगर मैं आपसे कहूं, निजी निगम के बाद अगर मैं आपसे कहूं तो सार्वजनिक निगम जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, सार्वजनिक निगम, और उसके बाद सबसे कम जो बचत होती है वो सरकार की होती है। तो मैच कर लीजिएगा, मैच करने के अनुसार आंसर सही से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो नंबर 1 पर आपका गृहस्थ हो जाएगा। अब देखिए गृहस्थ कहां पर है, फिर उसके बाद कौन सा है, निजी निगम क्षेत्र हो जाएगा, गृहस्थ के बाद निजी निगम क्षेत्र, और फिर ये पब्लिक सेक्टर, और फिर आपका सरकार, मतलब 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है। एक बार क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहे 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन ऑफ विच इज कॉल्ड असर्शन एंड अदर इज कॉल्ड रीजन। ए और आर की बात करें, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कह रहे हैं, कथन ए में कह रहे हैं यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी है, नेशनल इनकम बहुत गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। और रीजन क्या कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं, कारण दे रहे हैं, भारत की जनसंख्या का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा की बात करूं तो 1948-49 में भारत की अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, टोटल प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 8,710 करोड़ रुपए मात्र थी, 8,710 करोड़ रुपए। और आज के समय की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम की बात करूं नेशनल इनकम, तो लगभग 145 लाख करोड़। ये आप देखिए कि बिल्कुल स्थिर कीमतों पर मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल आधार कीमतों पर 145 लाख करोड़ की हो गई। मतलब नेशनल इनकम तो कई गुना बढ़ी है, समझिएगा, नेशनल इनकम कई गुना बढ़ी। लेकिन इसी में एक और आगे सेंटेंस जोड़े, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपसे बातचीत करें तो प्रति व्यक्ति आय स्वतंत्रता के समय हम लोगों की जो थी वो लगभग 225 रुपए थी, और आज के टाइम पर अगर हम बातचीत करें तो करंट प्राइसेस पर लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इनकम हो चुकी, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.50 लाख। और अगर हम वास्तविक कीमतों पर बातचीत करें, मतलब आधार कीमतों पर बातचीत करें, तो भारत की इनकम लगभग 93,093 के यानी कि 93,000 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। तो देखिए मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय भी कई गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। तो इस सेंटेंस को अगर हम काट दें तो कथन आपका गलत हो जाता है। गलत हो गया कथन, भाई डाटा आपके सामने रखा हुआ है, डाटा बिल्कुल सामने आपके रखा हुआ है, और आप देखिए इसको स्वतः आकलित करिए। अगला पढ़ते हैं, कह रहे हैं भारत की जनसंख्या का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल सत्यता प्रकट होती है। बहुत बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता के समय अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी का लगभग 46 से 60% हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहा था, बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन समय समय पर अब भारत में 2011 के बाद से कोई कमेटी ही नहीं बनी है। भारत में पॉवर्टी के एनालिसिस पर कोई 2011 के बाद कमेटी ही नहीं बनी। अंतिम जो बनी थी वो रंगराजन समिति थी, और रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी लगभग 30%, 29.5% उन्होंने कहा था। आपको होल सम में डाटा देता हूं ताकि क्या हो, कुछ मस्तिष्क में चीजें कॉन्सेप्ट के साथ रह जाएं। 2011 के बाद से भारत में कोई पॉवर्टी के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो यूनाइटेड नेशन का डाटा है, यूनाइटेड नेशन का डाटा है लास्ट ईयर 2021 का, जो यह कहता है कि लगभग वर्तमान समय में भी 364 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया की, 364 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन भारत की अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रही। आप समझ लीजिए मतलब क्या है कि जो कोविड जैसे इंपैक्ट आए हैं,
कोविड जैसे इंपैक्ट जो भारत में आते हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित किया है भारत में। लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई है, जब बचत खत्म हुई तो वो बेरोजगार भी हो गए हैं बहुत सारे लोग। तो क्या हुआ है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। भैया ए तो गलत ही हो गया, तो ये दोनों ऐसे ही हट जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, सही नहीं है पहला। तो बचा क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए कहां से सही हो गया, ये भी गलत। बचा हुआ ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही है। ए गलत है परंतु आर क्या है, वो सही है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 28 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोट्स गिवन बिलो। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं स्टेटमेंट ए कह रहे हैं कि देखिएगा, कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए कह रहे हैं कि बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। फिर रीजन कह रहे हैं, कारण क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और देखिए क्वेश्चन कब का है, 2015 का यूपीपीसीएस का प्री का क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ए और आर क्या दोनों सही हैं? क्या ए आर की व्याख्या करता है या आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है? चलिए अगर हम बातचीत करें तो पहला देखिएगा, हम कथन के बारे में बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, बहुआयामी का मतलब है अगर हमको विकास करना है तो विकास करने के लिए आपको, डेवलपमेंट करने के लिए आपको कृषि क्षेत्र का भी विकास करना पड़ेगा, आपको उद्यम का भी विकास करना पड़ेगा, आपको सेवा क्षेत्र का भी विकास करना पड़ेगा। मतलब बहुआयामी विकास उपागम की आवश्यकता होती है। तो मतलब ये जो हमारा कथन ए जो दिया है वो सही है। और अगर हम रीजन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर, सूक्ष्म आर्थिक विषयों का मतलब एक एक करके एक एक चीजों पर फोकस कर रही नहीं भैया। सूक्ष्म आर्थिक का मतलब क्या है, क्या केवल सरकार कृषि पर फोकस कर रही, कृषि का विकास कर रही? क्या केवल औद्योगिक क्षेत्र का विकास पर फोकस कर रही सरकार? क्या केवल सेवा क्षेत्र के विकास पर सरकार फोकस कर रही? जी नहीं, सरकार एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है डिफरेंट सेक्टर के डेवलपमेंट में। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो हमारा कारण है आर, वो हो जाता है गलत। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा सही है, ए सही है और आर क्या है, आर हमारा गलत है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बातचीत करिए। कह रहे हैं कि कथन और कारण दिया है। देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए, और ये 1997 का क्वेश्चन पेपर है और किसका, यूपीपीसीएस का पेपर है, आप समझिए। और पिछले कह रहे 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर पहुंच गई है। कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में भारत की जीडीपी में औसत मतलब कि मैक्सिमम लेवल पर अपने पहुंची है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। समझिएगा, बिल्कुल मैं आपको एकदम बेसिक सी चीज बताने जा रहा हूं। कोई भी अर्थव्यवस्था तब विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी जब वहां पर पूंजी का निर्माण बहुत ज्यादा तेजी से होगा। क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था में तब ज्यादा होगा जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की जो दर होती है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश जो होता है वो ज्यादा होता है। और निवेश कब ज्यादा होगा, निवेश उधार करके करने से फायदा नहीं होता। निवेश तब ज्यादा होगा जब सेविंग आपकी ज्यादा होगी, सेविंग ज्यादा होगी। मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट रिलेटेड है हमेशा सेविंग से। जिस इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा होती है स्टार्टिंग में, वो उतनी ही तेजी से विकास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करें तो कह रहे पिछले 15 वर्षों में, मतलब 1997 की बात है, और पिछले 15 वर्षों का मतलब क्या, 1980 के बाद से कह रहे हैं। 1980 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर पहुंच गई है ऊंची। आप समझिए
1991 में ही 1991 में हमने एलपीजी का पैराडाइम अपनाया और एलपीजी का पैराडाइम अपनाने के बाद हमारे यहां पर आर्थिक विकास खूब तेजी के साथ में हुआ, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास में खूब तेजी से वृद्धि हुई। और दूसरा क्या कह रहे हैं, पहला सही है, दूसरा देखिए इस अवधि में बचत अनुपात निरंतर वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचत अनुपात में जब वृद्धि होगी तभी आपका आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाता है, ए सही है, आर सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में अगर हम बातचीत करें, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है, 30 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। अगला कह रहे हैं रीजन, कह रहे हैं कि इससे प्राप्त आय को सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। कह रहे हैं कि सही उत्तर का चुनाव करिए। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में 1996 में एक विनिवेश आयोग का गठन हुआ, विनिवेश आयोग का गठन। और इस विनिवेश आयोग का जो गठन हुआ था उसका रीजन था 1991 का एलपीजी, 1991 का जो एलपीजी पैराडाइम आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ऐसी स्थिति में विनिवेश को अगर हमें परिभाषित करना हो तो विनिवेश को परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब सरकारी उपक्रम या सरकारी कंपनियां, इनको क्या करना है, सरकारी कंपनियों को हमको क्या करना है, इनको बेच देना है, बेचना है। विनिवेश का मतलब यही होता है, विनिवेश का मतलब है इनको बेचना। अब सरकारी कंपनियों का विनिवेश, जैसे कोई कंपनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करिए कि XYZ एक कंपनी है और ये सरकार के स्वामित्व में, स्वामित्व इसका किसके पास है, सरकार का, 100% स्वामित्व सरकार के पास है, तो विनिवेश की प्रक्रिया यह कही जाएगी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करके धीरे धीरे 51% के स्तर पर ले आए, 51%। देखिए मालिकाना हक अब भी सरकार के पास ही रहेंगे, लेकिन 49% जो शेयर हैं, जो हिस्सेदारी है, वो ट्रांसफर कर दी गई है किसी अन्य लोगों के पास में या निजी क्षेत्र के पास में। तो ऐसी स्थिति में इसी को हम विनिवेश कहते हैं। और निजीकरण क्या होता है, इसी कंपनी को जो XYZ थी, जो सरकार के स्वामित्व में थी, इसको पूरी तरीके से बेच देना, पूरी तरीके से 100% शेयर को बेच जब दिया जाएगा, सरकार अपना मालिकाना हक खत्म कर देगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरकार ने निजीकरण कर दिया। विनिवेश और निजीकरण में यह मामूली सा अंतर है, एक में क्या करता है 49% हिस्सेदारी को बेच देता है। हिस्सेदारी को कब बेचेगा, विनिवेश में। और जब निजीकरण करना होगा तो 100% बेच देगा कि भैया हटाइए, हम अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, अब हम इसको रन अप नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, यह तो निर्धारित किया गया है कि जो विनिवेश से आय प्राप्त होगी उसका खर्चा हम करेंगे और बिल्कुल लिमिटेड जो एरिया तय होंगे उसी में करेंगे, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया जा सका है, अभी तक इसका पालन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर कोई ना कोई चुनौती भारत के सामने आती रही है या विश्व के सामने समय समय पर कोई ना कोई चुनौती आती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 क्या है, अगला क्वेश्चन 31 के बारे में देखिएगा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करिएगा, 2001 का क्वेश्चन है तो उसी के अनुसार आंसर भी हमको देना है। कह रहे हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फॉर द ईयर 2000 एंड 2001 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज, वर्ष 2000 और 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर। अब देखिए किसको याद रहता है, कोई नहीं याद करता है भैया, इस समय से तो आप तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा लोग कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ रहे होंगे, ऐसी स्थिति रही होगी 2001 के बारे में, 2001 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या आएगा नहीं ये बताइए भैया, डाटा चेंज हो जाएगा, यहीं पर कर देगा 2020-21 और इस समय जो ईयर चल रहा है, अगर मैं सही बात बताऊं तो यहां पर यह भी कर सकता है कि भैया 2021-22 के अनुसार आप बता दीजिए,
डाटा बस चेंज कर देगा, क्वेश्चन ही रहेगा, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। और आपको बताना है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2000 एंड 2001 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 31st का आंसर ऑप्शन क्या है? 5.1%, 5.5%, 6% और 6.5% आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की जो आर्थिक विकास की जो दर थी वो थी 6%, उस समय 6% थी। लेकिन अगर हम करंट की बात करें, करंट की अगर हम बातचीत करें तो लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में 2021-22 के बारे में बातचीत करें तो भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 7.7% आंकी गई है। फिर हम लोगों ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड एक प्रकार से तोड़ा है और लगभग 13 से 14% तिमाही में, इस तिमाही में अगर मैं बात करूं, इस वर्ष की तिमाही में 2022-23 की मैं तिमाही की बात करूं, 2022-23 की तिमाही की बात करूं तो पहले क्वार्टर में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो हुई है वो 13 से 14% हुई है, 13 to 14। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग खबरें छपी हैं, कहीं पर 13.5% दिखाया गया, कहीं पर 14% तक दिखाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये करंट का डाटा हो गया। इसके पहले हम निगेटिव डाउन में जा रहे थे, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, मतलब जब संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, पूरी तरीके से उत्पादन प्रक्रिया इंडस्ट्रियल सेक्टर की, पूरी सेकेंडरी सेक्टर की पूरी तरीके से बाधित हो गई, तो ऐसी स्थिति में भारत की जीडीपी निगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32, अगला क्वेश्चन 32 देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन 32 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे हैं कि वर्ष 1999 और 2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आकलित की गई है, और यह भी 2000 का क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। और 4.55%, 5.1%, 5.9% और 6.5% आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और 32 का आंसर क्या होगा अगर हम बातचीत करें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो 1999-2000 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आकलित की गई है वो 5.9। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा। बस करंट वाला डाटा आपको पढ़ के जाना है, जब भी आपको एग्जाम देना है उसी टाइम का डाटा आपको पढ़ के जाना है। 1, 2 बार 3 बार जहां देख लेंगे तैसे आपके मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और ये बढ़िया तरीके से सेव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी 1999 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है देखिए, एक्सपेक्टेड एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 1998 एंड 1999 इज। कह रहे हैं वर्ष 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर पूछ रहे हैं। क्या पूछे? वार्षिक दर पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 5.5%, 5.6%, 5.7% और 5.8%। और आपको 33 का आंसर देना है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल फैक्चुअल डाटा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जो भी डाटा आपको करंट से संबंधित था मैंने आपको दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 5.8% सही होगा, 1998-99 का है। और 1998-99 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर, वृद्धि दर थी वो 5.8% थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या है। कह रहे हैं नवम पंचवर्षीय योजना के मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। अब यहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है, 4 पंचवर्षीय योजनाएं दे सकता है। भारत में 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। संख्या कितनी थी? 12 पंचवर्षीय योजना, जिनका प्रारंभ वर्ष 1991 से होता है। हर 5-5 वर्ष पर पंचवर्षीय योजनाएं चेंज होती गई हैं, लेकिन बीच में 3 वर्ष ऐसे रहे। स्टार्टिंग से ही 3 पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई, 1951 से 56, 1951 से 56 और फिर 56 से 1956 से लेकर 61 और 1961 से लेकर 66। ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्टिंग की पहली, दूसरी और तीसरी रही हैं। सुचारू रूप से काम किया इसमें, लेकिन इस तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के सामने विकट आर्थिक संकट की चुनौती उत्पन्न हुई है, जिसमें इंडिया चाइना वार 1962 का, 1962 का, और इंडो पाक वार, इंडिया पाकिस्तान वार
1965 का। और इसी के टाइम के आसपास की अगर मैं बातचीत करूं, इसी के समय में भीषण सूखा 1965-66 में भीषण सूखा, और जिसकी वजह से आपको पता है कि मैंने लास्ट में भी बताया है कि भारत स्टार्टिंग में स्वतंत्रता के समय खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर था। तो ऐसी स्थिति जब बन गई तो भारत को अपना मोटिव चेंज करना पड़ा, और हम लोगों ने 3 आप कह सकते हैं योजना अवकाश किए, 3 वर्ष का योजना अवकाश किया, 3 वर्ष का। और 3 वर्ष कौन है, इसी के आगे 3 वर्ष जोड़ लीजिए, 1966, 67, 67, 68, 68, 69। उसके बाद फिर हम चले और फिर हम 1978, 1978 और 1979 और 1979 से लेकर 1980 के बीच में, ये 2 वर्ष में हमने वार्षिक योजनाएं बनाई। क्या बनाई? वार्षिक योजनाएं। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या था? वार्षिक योजनाएं हमने क्यों बनाई? वार्षिक योजनाएं हमने क्यों बनाई? क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करने पर बहुत ज्यादा एक प्रकार से फोकस नहीं थी, इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रचलन बंद किया गया और क्या किया गया? वार्षिक योजनाएं, अनवरत योजनाएं लाई गई। और फिर 1980 में फिर पार्टी की सरकार चेंज होगी, कांग्रेस आई, फिर पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद 1980 से 85 और 85 से 90 और फिर 2 वर्ष का गैप हुआ, 1991, 1990 टू 1991 और 1991 से 1992, 2 वर्ष का फिर गैप हुआ। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए थे, हमारे पास बिल्कुल ही बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिल्कुल डेफिसिट में जा रहा था और हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था बहुत कम हो गया था, मात्र 15 दिन का रिजर्व हमारे पास बचा था। ऐसी स्थिति को हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संभाला और भारत की अर्थव्यवस्था का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया। उसके बाद के टाइम में 92 से 97 और 97 से 2002 ये फिर अर्थव्यवस्था, ये फिर पंचवर्षीय योजनाएं चली और 2002 से 2007 के बीच में और 2007 से 12 के बीच में और 2012 से 17 के बीच में, और 2012 से 17 के बीच में जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन बंद किया जा चुका है और आज हो चुके हैं लगभग 4 साल 5 साल से ज्यादा पंचवर्षीय योजनाएं अब अस्तित्व में नहीं है। और क्वेश्चन पूछा था नवम पंचवर्षीय योजना, नवम पंचवर्षीय योजना के मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? 6%, 6.5%, 7% और 7.5%। आपको 34 नंबर का आंसर देना है, तो 34 का जो आंसर है वो है 7% दोस्तों, 7%। और अगर इसका टाइम आपको देखना है तो पीछे से वापस चले जाइए, 12वीं का 12 से 17 था और फिर 11वीं का क्या हुआ? 11वीं का फिर 7 से 12 हो जाएगा। 10वीं का क्या होगा? 10वीं का हो जाएगा आपका 2002 से 2007 हो जाएगा। और फिर क्या होगा? 1997 से 1997 से 2002। इसका टाइम है 9th 5 ईयर प्लान का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या है, फिर बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी आपको याद नहीं रखना है बस, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था का करंट अफेयर्स देखते हुए चलना है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चलना है, तो आपको एक प्रकार से जीडीपी की ग्रोथ रेट आपको पता रहे। क्वेश्चन क्या है? 35 कह रहे हैं भारत में वर्ष 2008-9 में जीडीपी की समृद्धि दर रही है, कह रहे हैं 8.5%, 7.2%, 7% और फिर 6.7%। 35 नंबर और 35 नंबर का आंसर क्या होगा? 6.7%। ये भी आपको याद नहीं रखना, बस एक ओवरऑल बस व्यू दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 36, ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एशियाई विकास रिपोर्ट 2004, एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार 2005 में भारत की समृद्धि दर, 2005 की समृद्धि दर के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं 7.5%, 6.9%, 5.5% और 4.9% था। तो आपको उत्तर देना क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा 6.9% दोस्तों। बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप भी मत याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस यहां पर करंट का याद करना है। जिस भी साल आप एग्जाम देंगे उस वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष पहले की जीडीपी ग्रोथ रेट याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। आयोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपको बाहर करने के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट लेता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, बताइए। सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है, और मैंने कहा था बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिएगा, बस टाइम देखिए।
1994, 1995, 2000, 2006, 2008, 2010, फिर 2004, 2019। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1951 में 1951 में की गई थी, बेसिकली ये NSSO के सहयोग के लिए स्थापित की गई थी। और NSSO की स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी। महालनोबिस जी ने इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था। महालनोबिस जी ने इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था कि NSSO की स्थापना की जाए। और ये दोनों की दोनों जो संस्थाएं हैं, NSO और CSO, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। वर्तमान समय में ये एग्जिस्टेंस में है नहीं, मतलब अस्तित्व में नहीं है। इन दोनों संस्थाओं का स्थान ले लिया है NSO ने। NSO ने 2019 में इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया और NSO वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय आय का आकलन में अगर अभी क्वेश्चन बनेगा तो आप टिक करके आएंगे कि NSO के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हो गया हमको लग रहा है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है, मैंने आपको पहले ही बताया कि CSO है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो भी चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या है। 37 के बाद 38 पर चलते हैं। 38 फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2005-6 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा ये बताइए आप में से किसको किसको याद हुआ है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद GDP। मैंने पहली ही क्लास में कहा था, आपको GDP GNP के बारे में आपसे चर्चा की थी। लेकिन आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो रिवीजन करा देते हैं भैया कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप कहेंगे एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में समस्त अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम GDP कहते हैं। इसमें नागरिकों के द्वारा उत्पादन शामिल होता है और उसके साथ साथ फॉरेनर के द्वारा भी उत्पादन शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोगों ने सोचा होगा क्या है, PCS मेंस का क्वेश्चन है। और 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा हमारा 8.4%। 8.4% दोस्तों आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या है। कह रहे हैं कि जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर थी 4%, 5.3%, 4.7% और 5.7%। चलिए रिप्लाई करिए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? उत्तर करिए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? सभी लोग उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर होगा दोस्तों 4.7%। 4.7%। फैक्चुअल चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। बस आपको जिस वर्ष एग्जाम देना है उस वर्ष के संबंध में आपको चीजें याद करनी है बस। और एक वर्ष और पुराना अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति GNP न्यूनतम है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट न्यूनतम की बात कर रहे हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब समझिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये पूछ रहे हैं नेशनल इनकम, और प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका। चलिए सभी लोग बताइएगा। और ये क्वेश्चन IAS प्री का है, सोचिए कंपेयर पूछा है पर कैपिटा इनकम के रिस्पेक्ट में। चलिए अगर हम आपसे बातचीत करें, आज की डेट की अगर हम बातचीत करें, फिर उस समय के बारे में भी बातचीत करेंगे और आज के भी डेट में। पहले लेकिन आज का डाटा देखिए, करंट टाइम का डाटा। करंट टाइम में इंडोनेशिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $4,292 है। कितनी? $4,292 है। 4,292। और इंडिया की बातचीत करें तो जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है उसके अनुसार अगर हम बातचीत करें तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम इस समय है वो लगभग $2,200, अप्रोक्सीमेटली $2,200। और चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $10,000।
$10,000 हो चुकी है, $10,000। और श्रीलंका की कितना है? श्रीलंका अभी भी हमसे आगे है और इसकी पर कैपिटा इनकम लगभग $3800 है, लगभग $3800। होल सम में डाटा मैंने दिया, देखिए कंपेयर करना है। और क्वेश्चन कब का है? 2003 का। तो 2003 की भी स्थिति यही थी, 2003 की भी स्थिति यही थी। तो आप सोच लीजिए कि सबसे कम किसका है, तो इस स्थिति में सबसे कम बन रहा है भारत का। और उस समय के भी आंसर के अकॉर्डिंग भारत सही है, भारत की पर कैपिटा इनकम कम है। देखिए रीजन क्या है, भारत की प्रति व्यक्ति आय के कम होने के रीजन क्या है? भारत की प्रति व्यक्ति आय का कम होने का सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी से हो रही है, बहुत तेजी से। अभी हम रिप्लेसमेंट लेवल पर फर्टिलिटी रेट को नहीं ला पाए, मतलब प्रजनन दर को हम एक प्रकार से रिप्लेस नहीं कर पाए। मतलब औसतन भारत की प्रजनन दर को रिप्लेस करने के 2.1% चाहिए हमारी फर्टिलिटी रेट, लेकिन अभी भी हम 2.5% से ऊपर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते? और दूसरी अन्य बातें हैं कि भारत एशियन कॉन्टिनेंट में अगर हम बातचीत करें तो जीडीपी की ग्रोथ सबसे तेजी से दर्ज करने वाला देश है, लेकिन बावजूद इसके भारत में लगातार इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑटोमेशन आ रहा। ऑटोमेशन का मतलब समझते हैं कि नहीं? ऑटोमेशन का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे एक सामान्य सी गाड़ी है, आपको 4 व्हीलर बनानी है, 4 पहिए की गाड़ी बनानी है, मारुति सुजुकी जैसे सपोज करिए 4 पहिए की गाड़ी बनानी है। पहले क्या होता था, 2000 की अगर मैं बातचीत करूं, 2005 की बात करूं, तो पहले उस गाड़ी को बनाने में लेबर का प्रयोग होता था, श्रम का प्रयोग होता था। आज के टाइम में क्या होता है? आज के टाइम में लेबर को घटा के उसका स्थान मशीन ने ले लिया है, ऑटोमेटिक मशीनों ने ले लिया है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप गाड़ी को फिट करना चाहिए, पहिया लगाने वाले अलग से मशीनें आ गई, वो क्या कर रही है? ऑटोमेटिकली नट बोल्ट लगा के कस दे रही, पूरा का पूरा ढांचा मशीनें तैयार कर रही। बस उसको फाइनल असेंबल करने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ रही, श्रमिक की आवश्यकता पड़ रही। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भी हमारे यहाँ पीक पर है, अपने मैक्सिमम पीक लेवल पर बेरोजगारी भी चल रही। तो ऐसी स्थिति में पर कैपिटा इनकम का कम होना स्वाभाविक सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये भी पूछा है, यूपी पीसीएस के कई बार पूछा गया और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने ईयर भी लिखे। कह रहे हैं कि निम्न राज्यों में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय 2004-05 में सबसे कम थी? 2004-05 में पूछ रहे हैं सबसे कम थी। ऑप्शन असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। अभी भी सबसे कम इसी राज्य की है। अभी भी औसत में अगर हम कहें तो लगभग 46,000 प्रति व्यक्ति आय है बिहार की वर्तमान समय में भी, और उस समय भी सबसे कम थी। और इसके बाद सबसे कम किसकी है? मतलब अगर नीचे से दूसरे नंबर की बात करें, नीचे सबसे नीचे फर्स्ट रैंक पर कौन है? बिहार। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की, और दूसरी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और क्यों रीजन में बता दे रहा हूं, रीजन सबसे बड़ा यह है कि भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास में, हमारे पास में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय में निरंतर कमी होती जा रही है। अब देखिए जहां की पॉपुलेशन कम है, जैसे गोवा की, अब गोवा की पॉपुलेशन कम है, गोवा की करंट टाइम में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4,56,000 रुपए, 4,56,000 एक वैल्यू रखती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। दूसरे की अगर हम बातचीत करें, ऊपर की सबसे अच्छी पोजीशन रखने वाले अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो दूसरे नंबर पर जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है वो आप कह सकते हैं कि भैया दिल्ली की है। किसकी है? दिल्ली की। और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3.65 3,65,000। उसके बाद अगर हम बातचीत करें, तो आप देखेंगे कि सिक्किम की, और सिक्किम की भी पॉपुलेशन बहुत कम है, और सिक्किम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए यहां पर कैपिटा इनकम लगभग 3,57,000 है। और अगर हम चौथे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य की बात करें तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 3,29,000 है दोस्तों, 3,29,000 है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी प्रति व्यक्ति आय का खाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, देखिएगा क्या है 42 नंबर देखिएगा, ये भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन प्री का है। कह रहे हैं कि
निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मैंने अभी बताया, बिना देखे आपको गोवा जाना है। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं होगा तब फिर दिल्ली जाना है, दिल्ली नहीं होगा सिक्किम जाना है, सिक्किम नहीं होगा तो चंडीगढ़ जाना है। और आपको पहले ही गोवा मिल चुका है तो बिना सोचे आपको क्या करना है, आपको 42 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, 43 पर बातचीत करते हैं। 43 देखिएगा क्या है, कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य संघीय क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के अनुसार सर्वाधिक थी? अब देखिए ऑप्शन में क्या है, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र। अभी मैंने आपको बताई कि प्रति व्यक्ति आय के मैटर में गोवा अभी भी सबसे ज्यादा था, अभी भी सबसे ज्यादा है और उस समय भी सबसे ज्यादा था। उसका रीजन यही है कि पॉपुलेशन कम है और सबसे ज्यादा जो इनकम का स्रोत है वो है, आप कह सकते हैं टूरिज्म, जो वहां का है टूरिज्म जो है, जो पर्यटन इंडस्ट्री है वो खूब ज्यादा विकसित हुई है, खूब ज्यादा। बहुत सारे लोग पर्यटन, और भारत के ही नहीं विदेशों से भी लोग क्या करने आते हैं, भारत विदेशों से भी लोग यहां पर घूमने आते हैं। बीच वाला सिस्टम, नहाने धोने वाला सिस्टम है, यहां पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है, कह रहे हैं निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कह रहे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा। अब दिए गए ऑप्शंस में मैंने 4 ऊपर की रैंक बताई है, 4 सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया। उसमें से हमने आपको ना गुजरात के बारे में बताया, ना पश्चिम बंगाल के, ना हरियाणा के, ना कर्नाटक के। तो अगर देखिए क्या है, उतना डाटा आप याद भी नहीं कर सकते, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है एक प्रकार से आपको थोड़ी सी जानकारी वहां की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति से आप देखेंगे कर्नाटक की अगर हम बातचीत करें, कर्नाटक की बातचीत करें, पश्चिम बंगाल की बातचीत करें, गुजरात की बातचीत करें और हरियाणा की बातचीत करें, देखिए कर्नाटक में भी आप कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं जो धातुएं हैं, धातुएं के मतलब जैसे आप वहां पर कोलार की खान पा जाएंगे, स्वर्ण के लिए खाने पा जाएंगे ना, स्वर्ण के लिए, और कुछ एक आधी छोटी मोटी खाने हैं, आप देख सकते हैं लोहे की भी यहां पर खाने मिली। पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल एक समय में भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्चस्वशालिता इसी वजह से स्थापित हुई थी क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल को कंट्रोल करने का फोकस किया था और फ्रेंच इसीलिए फेल हो गए थे। सिंपल सी बात है, आप समझिए। लेकिन वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल आज के समय में अलग हो चुका है, टूट चुका है। उस समय जो पश्चिम बंगाल था ब्रिटिशर्स के टाइम में, उस समय उड़ीसा, बिहार और जो हमारा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका बांग्लादेश है, वो सब सम्मिलित रूप से, असम भी सम्मिलित रूप से पश्चिम बंगाल होता था। लेकिन वर्तमान समय में आप एक छोटा टुकड़ा रह गए और इसके साथ साथ में इसका अधिकांश जो फर्टाइल लैंड था वो कहां चला गया, वो बिहार या झारखंड में चला गया। अब देखिए सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि जो छोटा नागपुर वाला रीजन है जहां पर खूब सारी खाने पाई जाती, खूब सारी धातुएं पाई जाती, आप देख सकते हैं कि कोयले की खाने, लोहे की खाने, वो सब झारखंड रीजन में पाई जाती। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल भी अब आपका यहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी नहीं। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात ने पिछले 10 वर्षों में बहुत तेजी से वृद्धि की, 10 वर्षों में बहुत तेजी से वृद्धि की, लेकिन फिर भी यहां पर अगर आप बातचीत करें तो मानसून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। मानसून की स्थिति बहुत अच्छी ना होने की वजह से कृषिगत उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता है। और अगर हम हरियाणा की बातचीत करें तो हरियाणा के मैक्सिमम जो जिले आ रहे हैं वो एनसीआर से लगे हुए आ रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन से लगे हुए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का शिफ्टेशन हो गया। शिफ्टेशन का मतलब जो दिल्ली में स्थापित थी, पॉल्यूशन को कम करने की वजह से वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गई। और दूसरी बात आप देखिए कि सबसे समृद्ध कृषि प्रदेश की अगर हम बातचीत करें तो कृषि में पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट यहीं पर है और इसीलिए कृषि का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस वजह से यहाँ की प्रति व्यक्ति आय दिए गए ऑप्शंस में यही आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान दीजिएगा क्या है। कह रहे हैं कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती, हमने आपको नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में आपको जीडीपी बताया, हमने आपको जीएनपी बताया और जीएनपी से मिला हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है एनएनपी। ये दो कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं।
इसमें मैंने कहा था घर के अंदर उत्पादन हो, एक वित्तीय वर्ष में हो, चाहे भारतीयों के द्वारा किया जाए चाहे जिसके द्वारा किया जाए, लेकिन भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकों के द्वारा पूरे विश्व में कहीं पर भी उत्पादन हो, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष कॉमन है, अंतिम मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य कॉमन है, इतनी चीज कॉमन है, दोनों डिफरेंस हो गया। अब एनएनपी एक ऐसी चीज होती है जो शुद्ध के बारे में बातचीत करती, नेट के बारे में बातचीत करती। नेट क्या होता है? नेट को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब उत्पादन आप करते हैं, सपोज करिए जैसे आप कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में सपोज करिए कि आप ट्रैक्टर लेके आते हैं और ट्रैक्टर से जब आप खेत की जुताई करते हैं और चीजें करती है तो उत्पादन की प्रक्रिया में घिसावट होती है, मशीनें घिसती हैं, कम होती हैं। किसी ने फोकस किया है, जैसे आप स्कूटी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, सरकार ने उसकी आयु तय की है कि 15 वर्ष आयु है, 5 वर्ष और बढ़वा सकते हैं, लेकिन एक सीमा तय है ना कि 20 वर्ष के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? डिप्रिसिएशन। तो जो नेट होता है, नेट को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन यानी कि घिसावट रिसावट को हटा देते हैं तो हमको क्या मिल के आता है? तो हमको मिल के आता है, आप कह सकते हैं एनएनपी। और जो नेशनल इनकम की बात की जाती है तो ऑप्शन देखिए क्या क्या, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर नहीं भैया, ये हम कह सकते हैं कि जीडीपी के बराबर होगा अगर वित्तीय वर्ष इसमें लग जाता, नहीं है। कुल उपभोग और निवेश व्यय के बराबर, सरकार भी तो खर्चा करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तीसरा देखिए, सभी व्यक्तियों के व्यक्ति आय के योग के बराबर, क्या केवल व्यक्ति की ही आय होती है, निगम की नहीं होती है, सार्वजनिक इंटरप्राइजेस की नहीं होती है, सरकार की इनकम नहीं होती, गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखेंगे कह रहे उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। अब ऐसी स्थिति में अब आप यहां पर ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 45 में कंफ्यूजन मत करिएगा। ऐसी स्थिति में देखिएगा क्या होगा, कह रहे हैं कि दी गई अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। हो सकता है, चारों ऑप्शन यहां पर गलत हो रहे हैं, समझिएगा। हो सकता है कि यह ऑप्शन सही हो, किस रिस्पेक्ट में? जब यहां पर अगर हम कह दें, यहां पर सेंटेंस अगर ऐड कर दें कि भैया नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जाए, समझिएगा, किसके द्वारा उत्पादन किया जाए? नागरिकों के द्वारा, यहां पर सबके द्वारा उत्पादन शामिल। ऐसी स्थिति में आपका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। ऐसी स्थिति में जब चारों आंसर लगे कि 2 बिल्कुल गलत हो गए और 2 सही होने के चांसेस ए और डी, तो ऐसी स्थिति में आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या है। 46 के बारे में डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रीय आय निरूपित की जा सकती, अगर हम वास्तविकता में राष्ट्रीय आय के बारे में बातचीत करें तो नेशनल इनकम को आप कह सकते हैं एनएनपी। और एनएनपी कहां पर? फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? साधन लागत पर। और साधन लागत का मतलब होता है इसमें सब्सिडी और इसमें अप्रत्यक्ष कर, इन सब चीजों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको अगर राष्ट्रीय आय याद कर सकते हैं तो बिल्कुल एक शब्द में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो ऐसी स्थिति में देखिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास को घटाकर, अब देखिए यह स्थिति बन नहीं है लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, मूल्यह्रास नहीं है। दूसरा देखिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, इसमें भी डेप्रिसिएशन नहीं है। अगला ऑप्शन देखिएगा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और इसके साथ साथ में उपादान को जोड़कर, देखिए ये देखिए डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास आ चुका है और अप्रत्यक्ष करों को घटा दीजिए और उपादान को जोड़ दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वह नेशनल इनकम होगी। चौथा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या है। 47 देखिए, कह रहे किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, क्या कहना है? जीडीपी, फिर कह रहे एनडीपी, फिर कह रहे निवल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भैया बिल्कुल सही, अगर प्रति व्यक्ति आय जिस देश की जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा समृद्ध देश होगा। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जितना बढ़िया होगी, जितना ज्यादा होगी, वो उतना ही समृद्धशाली देश होगा, उतना ही सशक्त देश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में अगर हम बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है देखिए, कह रहे कि हिंदू ग्रोथ रेट, अब आपको मैंने बताया था किसने इसका इस्तेमाल किया था? राजकृष्ण साहब ने, प्रोफेसर राजकृष्ण साहब ने अमेरिका में एक
कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर इसका इस्तेमाल किया था हिंदू समृद्धि दर का। और इसका संबंध किससे है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका संबंध है आप कह सकते हैं जीडीपी से। देखिए यहां पर डोमेस्टिक कर लीजिएगा, इसको डोमेस्टिक करिए, डोमेस्टिक कर लीजिएगा, और यहां पर क्या करेंगे, इसको भी घरेलू उत्पाद कह लीजिएगा। ठीक है, घरेलू उत्पाद जीडीपी से संबंधित था, जीडीपी, क्योंकि उस समय हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट जो रही है वो कितनी रही है, वो 3.5% के आसपास 3 दशकों तक लगातार ही बनी रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उन 2000 का क्वेश्चन आईएएस का है, 2000 क्वेश्चन है। कह रहे हैं सीएसओ द्वारा फरवरी 1999 में जारी की गई जीडीपी श्रृंखला में निम्न में से किस एक वर्ष की आधार कीमतें संबंध। आधार वर्ष चेंज होता रहता है। वर्तमान समय के आधार वर्ष की बात करें तो आधार वर्ष 2011-12 है वर्तमान समय में, और क्वेश्चन है 2000 का। तो 2000 के रिस्पेक्ट में जब हम बातचीत करेंगे तो 2000 के रिस्पेक्ट में जो हमारा आधार वर्ष था वो था 1993-94, और वर्तमान समय में सरकार आधार वर्ष को चेंज करने की बातचीत कह रही है, और इसको चेंज करके 2021-22 करने के विचार किया जा रहा है। 2021-22 करने का विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा तो अभी के लिए यही ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि विचार विमर्श चल रहा है, सरकार कभी भी अनाउंस कर देगी, और जिस दिन सरकार अनाउंस करेगी उस दिन से बेस ईयर चेंज हो जाएगा। और आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती है वो सामान्य रहती है। सामान्य का मतलब ना बहुत तेजी से वृद्धि हो गई कीमतों में, ना बहुत तेजी से कमी हो गई, और मानसून अच्छा रहता है, ठंडी अच्छी होती है, मतलब फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, औद्योगिक उत्पादन अच्छा होता है, सर्विस सेक्टर अच्छी ग्रोथ दर्ज करता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं एक सामान्य वर्ष, एक बहुत अच्छा खुशहाली भरा वर्ष कह सकते हैं, आधार वर्ष के रूप में ट्रीट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहे हैं कि इस समय मतलब 2015 में, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन था, 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया 2015 से ही आप देख सकते हैं 2011-12 का प्रयोग किया जा रहा है आधार वर्ष के रूप में। और आधार वर्ष क्या होता है मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।